नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और वक्त है लोकतंत्र का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं अपने बुलेटिन की। भारत और तालिबान के बीच में पहली अनौपचारिक बैठक बात हुई है। एक संपर्क साधा गया है। दोहा में भारत और तालिबान के बीच में पहली बैठक है, उसकी खबरें आई हैं। भारत और तालिबान के बीच की अनौपचारिक बैठक जो कतर में हुई है, वहां पर कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की मुलाकात तालिबान के मोहम्मद अब्बास स्तानकेज़ाई, जो कि वहां पर जो उनका पॉलिटिकल ऑफिस है उसके हेड हैं, उनसे बातचीत हुई है। फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने पर भारत ने जोर दिया है और साथ ही साथ आतंक पर भारत की अफगानिस्तान को बिल्कुल दो टूक शब्दों में बात कही गई है कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान की जो धरती है उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ना हो। आप जो अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भारत के राजदूत हैं जो वहां पर मित्तल साहब, और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं वो तालिबान के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो हेड हैं मोहम्मद स्तानकेज़ाई, उनके बीच में ये बैठक हुई है। और इस बैठक के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी हुआ है भारत की ओर से। ये पहली बार दफा ऐसा है कि जब औपचारिक तौर पर भारत और तालिबान, जिसने अब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, आमने सामने बैठे हैं। और कम से कम ये पहली बार संपर्क जो साधा गया है उसमें सबसे जरूरी दो बातें जो सामने निकल कर आई हैं। नंबर एक कि भारत के जो लोग वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए पहले जब तक कल तक जब पूरा जो एयरपोर्ट था वो अमेरिका के नियंत्रण में था, भारत के फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए, भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत की सरकार अभी तक अमेरिका से मदद मांग रही थी, उनके साथ मिलकर अपने लोगों को वापस लेके आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये तालिबान के पूरे कंट्रोल में आ चुका है तो एक बहुत जरूरी अहम बात यही है कि उनसे बातचीत करके इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हमारे जो फंसे हुए भारतीय वहां पर हैं वो वहां से सुरक्षित आ सके। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़ रहे हैं। बहुत दिनों से बहुत ही बारीकी से पूरा जो अफगानिस्तान के अंदर जो पूरा कुछ कई दिनों की घटनाएं हैं उस पर नजर रखे हुए हैं। मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल भी जुड़ रही हैं हमारे साथ न्यूज रूम से। प्रदीप, फटाफट आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आप कई दिनों से जो वहां पर सिख हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, भारतीय जो फंसे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात, अहम बात इसमें यही है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें और उन्हें वापस लाया जा सके। देखिए अंकित, इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहली औपचारिक बातचीत भारत और तालिबान के बीच में हुई और ये कतार की राजधानी दोहा में हुई है। उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहल इस तरफ तालिबान की तरफ से हुआ है क्योंकि अफगान फोर्सेस के अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकलने के बाद इस समय तालिबान का पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया और तालिबान की पूरी कोशिश रहेगी कि उनको मान्यता मिले। इस वजह से उन्होंने पहल की और उन्होंने भारत से बातचीत की। लेकिन भारत के जब डिप्लोमेट ने उनसे बात करी तो उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न था, जैसे कि आपने सही कहा, कि जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी हैं, कुछ हिंदू और सिख कम्युनिटी के भी वहां लोग हैं, उनको किस तरीके से निकालना है। क्योंकि आने वाले दिनों में काफी मुश्किलें होने वाली हैं क्योंकि जो अब एयरपोर्ट पे कब्जा पूरा तालिबान का है, उनसे एश्योरेंस मांगी है कि उनको सिर्फ पैसे दिया जाए, जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने में मदद की जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत ने वाज़ेह कर दी थी, जिसमें बाकी मुल्कों ने भी भारत का साथ दिया था, कि जो अफगानिस्तान की धरती है वो किसी भी आतंकी संगठन को भारत के खिलाफ मंसूबे बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया किस तरीके से आतंकवादी वहां पे रिग्रुप हो चुके हैं, चाहे वो आईएसआईएस खुरासान हो जिन्होंने की काबुल एयरपोर्ट पे अटैक किया और उसके बाद भी कई हमले करने की कोशिश की। उसके अलावा लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान की आईएसआई जिन्हें चलाते हैं, वो भी तालिबान के साथ लड़ते रहे हैं, वो भी वहां पे इस समय रिग्रुप हो रहे हैं। और उसके अलावा अलकायदा के भी कुछ एलिमेंट्स वहां पे देखे गए हैं। तो एक ऐसी रणनीति बन रही है जिसकी वजह से लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं अफगानिस्तान जो है आतंकी संगठन का अड्डा ना बन जाए और ये जिहाद, ग्लोबल जिहाद का एक अड्डा ना बन जाए। तो इसीलिए भारत का बहुत बड़ा कंसर्न है। बिना किसी इसके उन्होंने उनसे कहा कि आपको इंश्योर करना होगा कि ये सब चीजें, ये एक ऐसी चीज है जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में भी और साथ ही साथ हर देश चाहता है कि अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब न बन जाए। मीनाक्षी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये उस वक्त भी है जब पाकिस्तान, जिसका बिल्कुल एक
खुला समर्थन है तालिबान को। वहां पर कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि कांधार पहुंचे हैं मुल्ला उमर, मेरा जो एलईटी के जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर, भारत के कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जो अलगाववादी संगठन हैं, उनके भी काफी सारे जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कांधार पहुंचे थे। तो ऐसे में जरूरी भी था भारत के लिए कि कोशिश की जाए पूरा एक संपर्क साध के कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वर्चस्व को बैलेंस करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अंकित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि आपके बातचीत के चैनल्स किस तरह से खुले रहते हैं, कब कहां पर कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, और उन बदलती परिस्थितियों में एक समझदार देश का, जिम्मेदार देश के स्टेप क्या होने चाहिए, कदम क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आज का जो बड़ा टेक अवे है वो ये कि बातचीत की एक प्रक्रिया यहां से शुरू हुई है और इसमें भारत ने बड़ी मजबूती के साथ अपने बिंदु रखे हैं। और ये बातचीत देखिए भारत की इनिशिएटिव पे नहीं हुई है, ये तालिबान के इनिशिएटिव पे बातचीत हुई है, उस बुलावे पर ये बातचीत हुई है। और इस वक्त हम यहाँ स्क्रीन पर जिन पॉइंट्स का जिक्र आप और प्रदीप लगातार कर रहे थे, वो भी स्क्रीन पर हम यहाँ पॉइंट्स दिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 को बहुत ही फोकस करने की जरूरत है। मैं कहूंगी कि जरा प्लीज आप एक बार ये दिखाइए। डिस्कशंस फोकस्ड ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अर्ली रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड इन अफगानिस्तान। जो हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं उनको वापस लौटाना इस वक्त हमारी प्राथमिकता है। और दूसरी बड़ी बात यह कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधि और आतंक से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए नहीं होगा। लेकिन अंकित, हमें यह भी देखना होगा कि इससे पहले क्या हो रहा था। देखिए, प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्री, एनएसए और बाकी सीनियर्स की एक अहम बैठक जो है इस इवॉल्विंग सिचुएशन पर लगातार जारी थी। और इससे पहले भी यह ग्रुप लगातार वहां की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुआ था। भारत ये जानता था कि अमेरिका के निकलने के बाद जब तालिबान के पास वहां पर 100% राइट्स होंगे, तो उस सूरत हाल में जो लोग हमारे वहां पर मौजूद हैं उन्हें हम कैसे लेकर आएंगे वतन वापस। तो ऐसे में बातचीत का चैनल खुला रहे, ये कूटनीति के लिहाज से पहला प्रयास होता है और उस पहले प्रयास की दिशा में भारत ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। बहुत जरूरी, अहम है ये। और अभी भारत ने अपनी स्थिति साफ नहीं करी है कि तालिबान को लेकर क्या मान्यता आगे दी जाएगी और किस तरीके से आगे उनके साथ संबंध रखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो असमंजस की स्थिति है, एक बात बिल्कुल साफ है कि तालिबान पूरे तरीके से अफगानिस्तान पे काबिज है। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जो वहां पे फंसे हुए भारतीय हैं और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उनको लेकर भी ये बहुत जरूरी डेवलपमेंट है। आपकी वहां पर बातचीत हो रही है, क्या कह रहे हैं वो लोग इस समय? देखिए, जहां तक लोगों का सवाल है, आपको तो मालूम है कि जब से तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया तब से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। लगातार वहां से वीडियो आ रहे हैं किस तरीके से ब्रुटैलिटीज कमिट की जा रही है तालिबान की तरफ से, किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। और खासकर उन लोगों को एक लिस्ट तैयार की गई है जो अमेरिकी रजीम के साथ काम कर रहे थे। यही एक वजह। प्रदीप, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह साहब जुड़ रहे हैं इस समय। नटवर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ भारत में हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, बातचीत शुरू हुई है, अब ये औपचारिक बातचीत हुई है तालिबान के और भारतीय जो राजनायक हैं दोहा में, कतर में, उनके बीच में भारतीयों को निकालने के बारे में बातचीत है। अफगानिस्तान किसी भी तरीके से अपने यहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा ना दे जिससे भारत को नुकसान हो, उसके बारे में बातचीत है। कैसे देखते हैं आप ये पहला जो संपर्क हुआ है? नटवर सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो पहली औपचारिक बातचीत हुई है सर, आपको कैसे आप देख रहे हैं इसको? पहली बार तालिबान और भारत के बीच में कोई संपर्क सदा है, आमने सामने बैठे हैं, भारतीयों को निकालने के बारे में बातचीत है, आतंकवाद को बढ़ावा ना देने के बारे में बातचीत है। कैसे देखते हैं सर आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में आपने भी मुझे बताया है, उस बयान का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ हिंदुस्तान में ना कोई एम्बेसी में कोई लोग नहीं है वहाँ। तो हम ये तो अफगानिस्तान से हमारे इतने नजदीक के रिश्ते थे, हमने वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए उनके डेवलपमेंट के अंदर। तो हम वहाँ सारा वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ना है, चाइना को नहीं छोड़ना है, इसका स्वागत करना चाहिए। और इनिशिएटिव लिया है बातचीत का तालिबान ने, हमारे एम्बेसी के दूतावास के अंदर गए, वो उनसे वादे किए हैं और उन्होंने ये जताया कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से नजदीक के रिश्ते हों। तो हमें स्वागत करना चाहिए इसका। नटवर सिंह जी, लेकिन एक जो जिस तरीके से भारतीय सरकार का हमेशा आतंकवाद को लेकर एक बड़ा
कड़ा स्टैंड आपकी रहा आवाज है। नहीं आ रही भाई, दोबारा टेलीफोन करो। हम कोशिश करते हैं नटवर सिंह जी से संपर्क दोबारा साधने की। नटवर सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है इस समय, सर आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं पहले ये तो सुन लिया होगा आपने, पर उसके बाद जो आप कह रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रहा। जी सर, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत का बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड रहा है कि आतंकवाद के साथ ही आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं होगी। तो क्या इसके बाद क्या मायने रखते हैं इस बातचीत के? हम क्या भारत को आप किस तरीके का स्टैंड लेते हुए देखते हैं अब आगे जाके? देखिए, किसी दूसरे मुल्क की हम सरकार को तो नहीं बना सकते। अब उन्होंने वादा कर दिया है कि आतंकवाद नहीं करेंगे, और पहले भी आतंकवाद किया था, तो वहां तो लोग रहे। और देशों में आतंकवाद हो रहा है, वहां हमारी एम्बेसियां हैं। पर आपको लगता है कि तालिबान में जैसे बाकी लोग कहते हैं कि 1996 में जो तालिबान था और 2021 के तालिबान में कुछ फर्क है? अब देखिए, नई पीढ़ी आई हुई है, उनका दृष्टिकोण क्या है वो तो नजर आ जाएगा। मगर अब तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, जिसके बारे में हमको शिकायत हो। लेकिन जैसे कि एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है, पहले भी हमने उनको मान्यता नहीं दी थी। आपको लगता है कि अब शायद भारत को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा? देखिए, सरकार को इसको तवज्जो देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर वहां से उन्होंने कहा है और पब्लिकली कहा है और इस लेवल पे कहा है, तो हम हमारी एम्बेसी क्यों नहीं हो जाए? हमारा एम्बेसडर, मेरी राय तो ये है, अब ये फैसला सरकार का है। आपको लगता है कि हमारी एम्बेसी वहां पर दोबारा चालू होनी चाहिए? कुछ देशों की एम्बेसी वहां चल रही है, काफी सारे देश वहां से निकल चुके हैं। नहीं, सब वापस आएंगे। देखिए नटवर सिंह जी, पूर्व विदेश मंत्री होने के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरीके की मानसिकता, एक शरिया लॉ की मानसिकता, और जिस तरीके का अभी तक का तालिबान के साथ एक्सपीरियंस रहा है, जब भी वो वहां पर गए हैं, आतंकवादी गुटों को पनाह मिली है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है एंटी इंडिया एक्टिविटीज का, उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? तो इसीलिए तो हमको वहां जाना चाहिए। ये सारा मैदान पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर तालिबान की तरफ से ये ध्यान नहीं आता और तालिबान का लीडर हमारे एम्बेसडर नहीं मिलता तो दूसरी बात थी। तो इनिशिएटिव तो उन्होंने लिया है, हमने थोड़ी सा उनसे, हमारा एम्बेसडर मिलने नहीं गया किसी से, वो मिलने आए हमारे एम्बेसडर से। और दोहा में उनका बहुत काफी लोग हैं, बड़े पुराने लीडर, पुराने ऊंचे दर्जे के लीडर हैं दोहा में, अभी कोई हफ्ते पहले। बहुत बहुत शुक्रिया नटवर सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें बताने के लिए कि क्या आपकी एक्सपीरियंस से क्या इस आगे की रणनीति रहनी चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि जिस तरीके से अभी जो वहां पर फंसे हुए भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ये कदम है, एक बहुत बड़ा फैसला है। आगे सरकार क्या करने वाली है, कुछ मैं जो देख पा रहा हूं इस समय, ऑलरेडी अटैक शुरू हो गए हैं। जैसे कि प्रियंका चतुर्वेदी हैं शिवसेना से, उन्होंने भारतीय सरकार के खिलाफ एक ट्वीट भी करा है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात करी, राष्ट्रपति पुतिन से रशिया के अफगानिस्तान के बारे में, और उसके बाद यूएनएससी की जो चेयर है उसने तालिबान का रेफरेंस को ड्रॉप कर दिया स्टेटमेंट में से टेरर एक्टिविटीज में। और अब इंडियन एम्बेसडर ने वहां पे मुलाकात करी है सेफ पैसेज के लिए। तो ये एक ऑपोजिशन का इस तरीके से एक अटैक्स भी आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पे जो शायद हमारी राजनीति बटी हुई जरूर दिखाई पड़ रही है। लेकिन भारत के लिए आगे क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, तालिबान का जिस तरीके से एक आतंकवादी संगठनों के लिए उनका जिस तरीके से एक थोड़ा सद्भाव दिखता है, थोड़ा सॉफ्ट दिखते हैं, वो किसी भी हद में, और जिस तरीके का उनके ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, जो उनकी हिस्ट्री है, उसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। लेकिन इस इलाके में पाकिस्तान और चाइना को पूरी तरीके से खुला छोड़ने की भी किसी ना किसी तरीके से इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत को उसके लिए काउंटर मेजर्स जरूर लगाने पड़ेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि 20 साल बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर चला गया है, तो तालिबान किस तरीके से जश्न मना रहा है। और ऐसे में सबसे ज्यादा असर आम अफगानियों की जिंदगी पे पड़ रहा है, जिनके सामने अब तालिबान राज के सिवा और कोई चर्चा नहीं है। ये तस्वीर अफगानिस्तान छोड़ रहे आखिरी सैनिक की है। नाम है मेजर जनरल क्रिस।
वो C-17 पर सवार हुए तो 20 साल से अफगानिस्तान में चल रही अमेरिकी सेना की मौजूदगी का भी अंत हो गया। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से पूरी तरह निकल गया, तालिबानियों ने गोलियां चलाकर जश्न मनाया। तालिबान का ये जश्न कंधार में भी दिखाई दिया। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते ही काबुल के एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान की बदरी 313 एलीट कमांडो फोर्स एयरपोर्ट पर दाखिल हुई। ये तालिबानी कमांडो अब एयरपोर्ट के हर कोने पर हैं। तालिबान के नेता अपनी फोर्स से मिलने एयरपोर्ट के रनवे पर भी पहुंचे और इसे आजादी बताया। अब पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है और सीधा अमेरिकी दखल भी नहीं है। नतीजा ये है कि तालिबान अपनी करतूतों पर तुरंत उतर आया। हेलीकॉप्टर पर एक शख्स को लटकाना इसी बात का सबूत है। सबको माफी देने की बात करने वाला तालिबान क्या करेगा, ये तस्वीर से समझ लीजिए। तालिबान के हाथ हेलीकॉप्टर से लेकर कई हथियार भी लगे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकियों ने उन्हें इस हाल में छोड़ा है कि अब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अमेरिका के लिए सबसे लंबी जंग थी। अमेरिका तो अफगानिस्तान से चला गया और अपने पीछे तबाह अफगानिस्तान और मजबूत लोगों को छोड़ गया। President Biden, President of the United States, please save us our families, save us our lives. We don't know what to do there. Please help us, please help our families. We don't know, we are in danger. It is many days that we are outside the HKIA and we didn't get access. What should we do? Please save us. पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अपने 6000 अमेरिकी सैनिकों समेत 1,23,000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला। उसके सैनिक लगातार एयरपोर्ट पर डटे रहे। बीते गुरुवार को हुए आतंकी हमले में उसके 13 सैनिक मारे गए। 20 साल चली इस जंग में अमेरिका हार कर निकला है और इस हार के निशान अफगानिस्तान और अफगानियों के आज और आने वाले कल में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका तो वहां से निकल गया, लेकिन पूरी दुनिया के लिए मुसीबत छोड़ गया। अब उससे अलग अलग तरीके से लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कम अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उनका नुकसान ना हो। अब आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है आम अफगानी के लिए, जो 20 साल में जो एक बड़ी जनरेशन थी जिसने थोड़ी आज़ादी देखी, जिसने कुछ डेवलपमेंट देखा, जिसने महिलाओं ने स्कूल देखे, कॉलेजेस देखे, काम करने की आज़ादी देखी, उनके लिए अब कैसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और आगे आगे अफगानिस्तान में कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तो इस समय जो एक यूएन का एक एस्टिमेट है उसके हिसाब से अगर आप यहां पर देखें तो करीब 5,70,482 लोग बेघर हुए हैं जब से यह पूरा लड़ाई शुरू हुई है। इसके बाद 3,36,000 यानी कि 59% लोग 18 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं। बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी आंच आई है इस पूरी लड़ाई में। 1,17,034 जो 20% इसमें महिलाएं हैं, जो कुल मिलाकर जो लोग बेघर हुए हैं। इसके अलावा 1,17,154 पुरुष हैं, 21% बनता है ये पूरे उसका जो लोग बेघर हुए हैं। 84,075 परिवार बेघर हुए हैं अफगानिस्तान में जो युद्ध चल रहा था, जो तालिबान का एक ऑफेंसिव चल रहा था उसके चलते। साथ ही साथ इस समय अफगानिस्तान पे एक बड़ा भुखमरी का संकट है। करीब 1.4 करोड़ लोग को खाने की जबरदस्त कमी है।
है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट है। 20 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं इस समय अफगानिस्तान में। और इसके साथ ही साथ अगर आपको बताएं तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान में कई अरब डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल इस समय समझ लीजिए शून्य है। 2.2 करोड़ लोग जो इस समय है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि पूरे देश का 54.55% हिस्सा वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इस समय गरीबी रेखा से नीचे है। तो सिर्फ युद्ध लड़के लोगों को मार के सत्ता पे काबिज होना ही तालिबान के लिए आखिरी लड़ाई नहीं है। इसके आगे अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जंग है जो अभी भी बची हुई है। अब आपको बताते हैं लोकतंत्र में अफगानिस्तान से आप सीधे बात करते हैं, आपको लिए चलते हैं मुंबई। अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर चिंताएं लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन देश के अंदर भी कई जगह पर ऐसे हालात बन गए हैं जिसमें कानून व्यवस्था का जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं। अब आपको बताते हैं मुंबई के बहुत पास, ज्यादा दूर नहीं, मुंबई के पास ठाणा एक जिले है, वहां पे एक सनकी ठेले वाले ने ठाणे जिले की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक महिला अधिकारी को चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया और उनके हाथ को काट दिया। इसको आप सोच के देखिए कि वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम गई, उनके ऊपर हमला हुआ और इस हमले में एक महिला अधिकारी की उंगलियां कट गई। और ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसका ठेला अतिक्रमण की जगह पर लगा हुआ था और महिला अधिकारी वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंची थी। जो महिला अधिकारी है कल्पिता वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंची अतिक्रमण को हटाने के लिए। ठाणे पर जो ठेले वाला था उसको ये बात रास नहीं आई, वो रुका नहीं। पुलिस आई तो उसने अपनी दोनों हाथों में एक चाकू को ले लिया और उसके बाद पुलिस के सामने खुदकुशी करने की धमकी देता रहा, अपना गला खुद काटने की धमकी देता रहा। और मौके पर जब वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन जब कुछ भी नहीं हो पाया तो पुलिस ने किसी तरीके से इस ठेले वाले के हाथ से चाकू को लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया। कैसे इस पूरे तमाशे का जो वीडियो सामने आए वो भी दिल दहलाने देने वाले हैं। और साथ ही साथ इससे सवाल भी उठता है कि क्या पुलिस पर्याप्त मात्रा में नहीं थी? क्या इस तरीके से अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए ऐसे ही भेज दिया गया? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चलो मैं चलता हूँ। पूजा क्यों करता है? मैं चलो कहाँ ले चलेगा? चलो नहीं हम नहीं दे सकते। बीच सड़क पर हाथों में 2 बड़े चाकू लिए धमकी देता ये शख्स और सड़क पर खड़े इस शख्स को घेरे पुलिस वाले। सड़क पर पड़ी कटी उंगली और सड़क पर घेरा बनाकर तमाशा देखते ये लोग। ये तस्वीरें मुंबई के पास ठाणे से आई हैं। घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों ये शख्स पुलिस वाले के सामने हाथों में चाकू लिए खड़ा है? क्यों ये चाकू से खुद की गर्दन काटने की बात कह रहा है? सड़क पर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सुनिए कि हाथों में बड़े चाकू लिए ये शख्स आखिर पुलिस वालों से कह क्या रहा है। मैं चलो कहाँ ले चलेगा? चलो मैं चलता हूँ। और फांसी लगाने का तो मैं कभी ना स्टार्ट लेगा। बर्दाश्त नहीं है मेरे साथ। इस धरती में मेरा हक रोज जीने का। क्यों पूजा करता है सब लोग? पूजा क्यों करता है? आप मीडिया रिकॉर्डिंग करो, करो रिकॉर्डिंग वीडियो करो। आओ नहीं मदद मेरे को चाहिए। मैं गरीब आदमी धरती का कमा खा नहीं सकता हूँ, कहीं भी नहीं रह सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। आप बताइए मैं रह नहीं सकता हूँ धरती में। क्या चाहिए? नहीं देता हूँ। नहीं हम नहीं दे सकते मदद। आप नहीं दे सकते हो मदद। सत्य का मदद आप नहीं दे सकते हो, इतना हमको मालूम है। इतना हमको मालूम है, सत्य का मदद नहीं दे सकते हो, इतना भी नहीं दिया। माता के आगे किसी का नहीं चलेगा, मैं बोल देता हूँ नहीं चलेगा। हमको क्या मदद होगा आप बताओ।
सड़क पर पुलिस वालों को धमका रहा ये शख्स एक ठेले वाला है। सोमवार को जब घोड़बंदर रोड इलाके में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो सड़क पर चाकू लिए इस ठेले वाले के ठेले को भी हटाने के लिए कहा गया, जिससे ये इतना गुस्सा आया कि इसने यहां मौके पर मौजूद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की महिला अधिकारी कल्पिता पिंपले की इन्हीं 2 बड़े चाकू से उंगली काट दी। हटाओ हटाओ तो बनाओ वीडियो बनाओ अगर मेरी बहन को चाहता है कि तू विधवा देखे ना तो तुझे कर। मेरी बहन के हाथों में तो आंसू आने देता है ना, अगर मेरी बहन के हाथों में आंसू होता है तो तुझे कर। मेरी बहन को अत्याचार नहीं होगा। वारदात के बाद कल्पिता पिंपले को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उन पर हमला करने वाले इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाम को आज कासरगोडली पुलिस स्टेशन के हद में कासरगोडली गांव है, वहाँ पे जो वेजिटेबल का जो बाज़ार होता है वहाँ पे जो एएमसी मैडम है वहाँ पे अपनी एनक्रोचमेंट की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत कार्रवाई करने गई थी। तब वहाँ पे जो ये अक्यूज़ड है उसने उनके ऊपर अचानक से हमला किया और उस हमले के दरमियान उनके 2 उंगलियाँ जो है वो ज़ख्मी हुई हैं उनके लेफ़्ट हैंड के, और उनका जो बॉडीगार्ड है उसका भी एक उंगली जो है वो इस हताहत में जख्मी हुए हैं, कट गई। आरोपी जो है उनको हमने अरेस्ट किया है। आरोपी को कासरगोडली पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया है हमने। बीच सड़क पर महिला अधिकारी की उंगली काटी गई तो इसको लेकर ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों का बयान आया। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में दोषी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना निंदनीय घटना है, ये घटना निषेधात्मक घटना है। जिसने किया है वो प्रवृत्ति पे इलाज किया जाएगा, कड़क कार्रवाई की जाएगी। देखिए आज ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है ये बहुत ही एक शॉकिंग डेवलपमेंट है। शासकीय जो कामकाज है महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा, वो कामकाज करते समय उन पर इस तरह का जो ये हमला किया गया है ये निश्चित ही बहुत ही निंदनीय है। महानगर पालिका प्रशासन ने इसकी गंभीर दखल ली है। हमारी जो अधिकारी हैं श्रीमती कल्पिता पिंपले, उनको अभी उनका ऑपरेशन शुरू है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। जानकारी के मुताबिक ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी की उंगली काटने वाले शख्स का नाम अमरजीत यादव है और इस पर 3 साल पहले भी इसी तरह का एक मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि महिला अधिकारी पर हमला करने की हिम्मत इस ठेले वाले में कहां से आई। सड़क पर अतिक्रमण रातों रात नहीं होते, इसीलिए सिस्टम की नाकामी को भी खारिज नहीं किया जा सकता। राकेश त्रिवेदी, टाइम्स नाउ, नव भारत, ठाणे। अब ये जो चाकू से हमला जो हमने आपको खबर पहले दिखाई थी उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की महिला अधिकारी इस मामले में जिनको चोट लगी है उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। आम्ही आता व्यवस्थित झालं की हे करावंच लागणार ना, ह्या गोष्टी घाबरून थोडंच राहणार आहे, करावंच लागणार। ह्या गोष्टीला थोडंच बढ़ावा देऊन चालणार आहे। आम्हाला आमचं कर्तव्य करा, आम्ही कशासाठी त्यासाठी तर आहोत ना, डेझिग्नेटेड ऑफिसर आहोत। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसी खबर से जुड़ी हुई इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसी खबर से जुड़ी हुई इस बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। राज ठाकरे ने कहा है कि उंगली काटने वाले जैसे ही जेल से बाहर वो व्यक्ति आएगा तो एमएनएस के लोग उसे पीटेंगे। आपको बता दें कि जिस ठेले वाले ने उंगली काटी थी वो उत्तर भारतीय है और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पहले भी उनकी राजनीति जो है वो इसी तरह के मुद्दों पर जुड़ रही है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनकी राजनीति चलती रही है। बात सारी अभी फिलहाल ये है कि देखिए ये जो हुआ बहुत गलत है, उसको कानून के साथ सज़ा मिलनी चाहिए। पर राज ठाकरे कौन सी ऐसी जुडिशियल बॉडी हैं जो ये तय कर सकते
सकते हैं कि किसी व्यक्ति की पिटाई वो करेंगे। मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। राकेश, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि वो महिला अधिकारी जो है उनकी क्या हालात हैं अभी और इस पर कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, इस मामले में जो महिला अधिकारी हैं उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और खतरे से वो बाहर हैं। वहीं दूसरी तरफ जो गिरफ्तार आरोपी है उसे अदालत में पेश किया गया, उसकी जो रिमांड ली गई है और इस मामले की जांच आगे की जा गई है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने, जैसे कि आपने कहा, उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने का जो एक अवसर ढूंढ निकाला है और इसे परप्रांतियों के खिलाफ अपनी एक राजनीति फिर से जो है वो राजनीतिक रोटी सेकने की फिराक में वो नजर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस हादसे से क्या प्रशासन ने कोई सबक सीखा है? सबक ये कि क्या बावजूद इसके न सिर्फ थाने और इसके पास में सटे हुए मुंबई और नवी मुंबई इलाके में अब भी जो ऐसे कई सारे फ्रूट वेंडर्स, सब्जी विक्रेता ऐसे हैं जो इलीगली कहीं ना कहीं जो है वो एनक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं। क्या इन सभी को नहीं हटाया जाना चाहिए? क्या तमाम जो अधिकारी हैं उनको ये प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए? उनको ये एक विश्वास नहीं दिलाया जाना चाहिए कि अगर आप ऐसी कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ जो है हम साथ में आपके खड़े हैं और ऐसे लोग आपके खिलाफ कोई कार्रवाई या आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ वहां तो दुकानें आज बंद है, लेकिन थाने के दूसरे इलाकों में या मुंबई शहर में अब भी जो तस्वीर है वो बदली नहीं है। बिल्कुल, जो मुंबई के बाकी इलाके हैं। और एक बड़ा सवाल इस पे ये भी उठता है कि क्यों पुलिस की पूरी व्यवस्था नहीं थी? ऐसे कैसे अधिकारियों को भेज दिया गया? कानून व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठता है सरकार के ऊपर। निश्चित तौर पर लगातार जो यहाँ पर विपक्ष में जो बीजेपी पार्टी है वो सवाल खड़े कर रही कि किस तरीके से यहाँ पर शिवसेना की अगुवाई में महाविकास आघाड़ी सरकार का जो है कहीं ना कहीं खौफ नहीं है या उनका कंट्रोल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में नहीं है। और इस वजह से थाने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि जिनकी मौजूदगी में रहते हुए भी जो है किसी की इतनी हिम्मत होती है कि सरेआम दिन दहाड़े वो इतने बड़े अधिकारी के ऊपर हमला करे। आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर के वो क्या कदम उठाएंगे ये अब तक उन्होंने साफ नहीं किया। उस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए राकेश। इस खबर पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा। आप कोशिश करेंगे इस खबर पे जिस तरीके से उस अधिकारी पे हमला हुआ है ना सिर्फ उस व्यक्ति को सजा मिले बल्कि साथ ही साथ इस तरीके की धमकियां जो एक्स जुडिशियल अपने आप को समझते हैं कि वो शायद किसी तरीके से भी लोगों को मार पीट कर अपनी राजनीति चमका सकते हैं, ऐसे लोगों का भी कोई भी कम से कम जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है। अब मैं एक दूसरी खबर की तरफ आना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी खबर है और 21वीं सदी में कुछ लोगों की मानसिकता जो है उसको झलकाती है। जब लड़कियों को देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं, देश का गर्व से सीना जो चौड़ा हो रहा है, सेना में उन्हें मौके दिए जा रहे हैं, सैनिक स्कूल के दरवाजे उनके लिए खोले गए हैं, वो बराबरी के जो मौके हैं उन्हें हासिल कर रही हैं और उन मौकों पर खरी भी उतर रही हैं। जिस तरीके से मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में महिलाएं पूरा योगदान दे रही हैं, इस बढ़ते भारत में एक ऐसी भी जमात है, कुछ ऐसे भी लोग हैं, उलमाए हिंद उसका नाम है, जिसके अशरफ मदनी साहब कह रहे हैं कि गैर मुसलमानों को कोविड स्कूल में ना भेजा जाए, गैर मुसलमान लड़कियों को कोविड स्कूल में ना भेजा जाए। इस बयान पर तमाम लोग गुस्से में हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि ऐसी बात उन्होंने करी क्यों। जब अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर पाबंदी की शुरुआत हो रही है। तालिबान को-एड सिस्टम को खत्म करने का ऐलान कर रहा है। ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान में जमीयत उलेमाए हिंद के अशरफ मदनी ने लड़कियों को को-एड स्कूल में न भेजने की बात की। जमीयत की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी कर कहा गया कि अनैतिकता और अश्लीलता धर्म में नहीं सिखाए जाते। दुनिया के हर धर्म में इसकी निंदा की गई क्योंकि यही चीजें हैं जो दुर्व्यवहार फैलाती हैं। इसलिए हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहेंगे कि वो अपनी बेटियों को अनैतिकता और दुर्व्यवहार से दूर रखने के लिए को एजुकेशन वाले स्कूल भेजने से परहेज करें। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज बनाए जाने चाहिए। को-एड सिस्टम में पढ़ाई के खिलाफ अरशद मदनी के इस बयान पर गुस्सा फूट पड़ा है। वो क्या समझते हैं कि क्या ये नॉन मुस्लिम्स के पास अकल कम है, ये स्टोन एज की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान देकर वो दिखा रहे हैं कि उनकी मेंटली सिक पर्सन है और उनका दिमाग कहाँ पे किस पुराने दौर में चल रहा है। आप हैं कौन? आप कौन है जो मुझे बताएंगे कि लड़कों के साथ मुझे को एजुकेशन लेनी है या नहीं लेनी है, या मुझे किसके साथ पढ़ना है, कौन से स्कूल में जाना है, क्या पहन कर जाना है, ये बताने का अधिकार आपको नहीं है। सियासी पार्टियों ने अरशद मदनी की सोच पर सवाल उठाए।
बीजेपी ने इसे तालिबानी सोच बताया और कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया से। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलेगा और न चल सकता है। और जो इस तरह के जो लोग बयान देते हैं, मुझे लगता है वो ऐसी सिरफिरी मानसिकता और सोच के हैं जो महिलाओं को बराबरी के हक देने के खिलाफ रहे हैं। देखिए, चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद का बयान ये दर्शाता है कि तालिबानी विचारधारा इनके मन में, दिल में चल रही है और उसी विचारधारा को इन्होंने व्यक्त कर दिया। लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज खोलने के अरशद मदनी के बयान को कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया। देश की बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए, देश की बेटियों को बढ़ाया जाना चाहिए, देश की बेटियों में सुरक्षा का भाव दिया जाना चाहिए, खिलाया जाना चाहिए, उनको खेल कूद में आगे किया जाना चाहिए। और वो क्या करती हैं इसका निर्णय वो स्वयं लें, कहाँ पढ़ती हैं इसका निर्णय वो स्वयं लें, उनके माँ बाप लें। इसमें किसी भी धार्मिक संगठन की दखलंदाजी की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि लड़कियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। ऐसे में कुछ बंद सोच वाले उनके लिए को एजुकेशन के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, जबकि देश की लड़कियां पढ़ाई से लेकर खेल के मैदान तक अपनी छाप छोड़ रही हैं और उन्हें बराबरी के मौके मिलते दिख रहे हैं। तो जमीयत की सोच को दकियानूसी ही कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदनी साहब के समर्थन में भी उतर आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी ने कहा कि अरशद मदनी ने जो बात कही है उस पर गौर जरूर करना चाहिए। करिए गौर। देखिए, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क की एक बहुत अहम और जिम्मेदार शख्सियत हैं और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। एजुकेशन के सिलसिले में और औरतों की और को एजुकेशन के सिलसिले में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर मॉब लिंचिंग के सिलसिले में जो बातें उन्होंने कही हैं वो 100% सही बातें हैं, इसलिए कि मॉब लिंचिंग जो मुसलसल हो रही है वो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत की जा रही है। और फिर से इलेक्शन से पहले उस पर जिस तरीके से तेज़ी हो रही है वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति के तहत उसको किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग मॉब लिंचिंग की निंदा करते हैं या उनकी मुखालिफत के नारे लगाते हैं वो इस पर कानून बनाने के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं, या जिस तरीके से और दूसरी चीज़ों पर कानून बनाने के हामी जो लोग हैं वो मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के कत्लेआम पर कानून बनाने की बात क्यों नहीं करते हैं। अगर वो बात करें तो मैं समझता हूं पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो जिस तरीके से इस पर राजनीति करते हैं या जिस तरीके से मुसलमानों का कत्ल होता है उस पर जिस तरीके से खामोशी होती है, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें उनकी नियतों पर भी सवाल खड़ा करती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मदनी साहब ने जो लड़कियों के बारे में कहा को एजुकेशन के स्कूल में उनको ना भेजा जाए, उस पर महिलाओं ने और लड़कियों ने उनका क्या रिएक्शन है। इनकी जो सोच है वो दर्शाता है कि किस तरह की इनकी मीन माइंड है। आज के समय में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, चाहे दफ्तर हो, ऑफिस, स्कूल हो, सब जगह आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। सबके साथ काम, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने की बात की जा रही है और एक तरफ ये इस तरह की घटिया सोच अपनी रखते हैं।